हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ डाटा दिया है। ये चैप्टर पूरी तरीके से डाटा बेस्ड है। ठीक है, मैं जितना डाटा यहाँ पर लिखा रहा हूँ सिर्फ उतना ही आपको याद करना है। उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो डाटा क्या है। नेम है यहाँ पर और यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज है। कौन सा इंसेक्ट हो, फिश हो, जो भी हो, कितना स्पीसीज है, लगभग कितना, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, सब तो पता नहीं चलेगा लेकिन अप्रोक्स पता चलता है। ठीक है, एंड्स का मोर देन 20,000 स्पीसीज है। ठीक है, बीटल्स का 3 लाख स्पीसीज है। फिश का 28,000 स्पीसीज है। ऑर्किड्स का करीब करीब 20,000 स्पीसीज है। ठीक है, याद रखना, अगर ये सारे याद नहीं भी रह पाए तो फिर एंड्स का ज़रूर याद रखना। ठीक है, एंड्स का मोर देन 20,000 याद रख लेना। एंड्स और ऑर्किड का तो सेम ही है। क्या बात है, एंड्स का सिर्फ गेट मोर देन 20,000 है और ऑर्किड का 20,000 है, एक ही बात है। और ये याद रख लेना, बीटल्स का जो है फिश से ज़्यादा होता है, फिश से बीटल्स का स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होते हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, चलो देखो, समझने का कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, सिर्फ डाटा है, याद करना होगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इसको हम हेटेरोजेनेसिटी कैसे हेटेरोजेनेसिटी कह सकते हैं। ठीक है, हेटेरोजेनेसिटी कह सकते हैं, जेनेसिटी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। क्या है, एक लाइन है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। ये जो नेम है ना, एडवर्ड विल्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एडवर्ड विल्सन को याद रखना। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, ये जो बायोडाइवर्सिटी जो नेम है, ये किसने पॉपुलराइज किया था, किसने दिया था, किसने बताया था, जो भी पूछे, एडवर्ड विल्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे, सोशियोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, सोशियोबायोलॉजिस्ट याद रखना। अब बायोडाइवर्सिटी 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो जीन लेवल पे जो होगा, जीन जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, जो जीन लेवल पे जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा जीन लेवल पे, उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। स्पीसीज लेवल पे जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी कहेंगे। और इकोलॉजी लेवल में, इकोसिस्टम में जो इकोसिस्टम लेवल जो है उसमें जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा उसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहेंगे। ठीक है, चलो देखो पहला देखते, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है। A single species might show high diversity at genetic level over distributional range। कोई भी एक स्पीसीज का, कोई एक स्पीसीज मान लो एंड्स का कोई स्पीसीज है, या फिर छोड़ो किसका ले ले, इंसानों के ही ले लेते, होमोसेपियंस का ले लेते। जो सेपियंस स्पीसीज है, कोई भी एक स्पीसीज के अंदर जो जीन्स है उनके अंदर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज के अंदर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलता है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है देख लो। मेडिकल प्लांट राउल्फिया भोमेटोरिया, राउल्फिया भोमेटोरिया। ठीक है, वो क्या होता है, ग्रो करते हैं कहाँ पर, हिमालयस के डिफरेंट रीजन पर, यानी कि हिमालय पर्वत जो है उसके ऊपर भी ग्रो करते हैं, उसके नीचे भी ग्रो करते हैं। ठीक है, हिमालय रेंज के ग्रो करते हैं, लेकिन उसका जो केमिकल, जो एक्टिव केमिकल है, यानी कि राउल्फिया भूमेटोरिया, जिसका मेडिकल प्लांट क्यों कहते हैं, उसके अंदर से हम रेजरपाइन पाते हैं। क्या रेजरपाइन पाते हैं, तो वो जो रेजरपाइन है, एक्टिव केमिकल जो है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करेगा, वो वेरी करते हैं रेंज टू रेंज, नीचे से ऊपर जैसे जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगा। हिमालय के नीचे जब हिमालय के जो नीचे में जो राउल्फिया पाया जाएगा उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल रेजरपाइन का कुछ होगा, ऊपर में जो होगा यानी कि हिमालय के ऊपर उसमें अलग होगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो
ये होता है, ऐसे होता है, इसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ये होता है, ठीक है। पढ़ लो क्या है, द मेडिकल प्लांट राउल्फिया भूमेटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंज माइट बी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रेजरपाइन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो पूरा पीडीएफ है, क्लीन पीडीएफ, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, इंडिया हैज़ मोर देन 50,000, चलो दूसरा पेज देखते हैं। India has more than 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 varieties of mangoes. क्या है, इंडिया के अंदर करीब करीब 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस है, राइस का पाए जाते हैं, और 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज पाए जाएंगे, ठीक है। चलो, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये आपको मैंगो के बारे में याद रखना ही होगा, ठीक है। मैंगो आपको याद रखना ही होगा, अगर डिफरेंट राइस का अगर याद भी ना भी रहे, मैं तो कहूँगा याद रखना होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना होता है, लेकिन मैंगो का तो याद होना ही चाहिए, 1,000 वेराइटीज, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो स्पीसीज लेवल में देखने को मिलता है उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी कहेंगे। द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल पे जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, जैसे कि वेस्टर्न घाट में जो है ग्रेटर डाइवर्सिटी एम्फीबियन देखने को मिलता है, एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी। देन ईस्टर्न घाट वीवीआई है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, याद रखना। वेस्टर्न घाट में ज़्यादा एम्फीबियन स्पीसीज देखने को मिलता है, किससे, ईस्टर्न घाट से, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाले पे, जो कि कोई इकोसिस्टम लेवल पे जो डाइवर्सिटी है उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी होगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी। किसी स्पीसीज के जीन के अंदर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। तीनों ही तो है भाई, सिंपल है, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया फॉर instance with its desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands, and alpine meadows has a greater diversity than a Scandinavian country like Norway, ठीक। इसमें हमको याद क्या रखना है, ये जो सारा चीज़ है ये याद नहीं रखना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आपको याद कौन रखना है, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे है ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे अगर कुछ भी क्वेश्चन आए नीट पे तो सिर्फ ये लाइन से ही आ सकता है कि जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री का जो एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। नॉर्वे याद रखना, सिंपल है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। अर्थ में, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, आप बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ रहे हो, आपके अंदर तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हो, आपके अंदर ये तो जो क्वेश्चन है जेन्युइनली आ ही सकता है कि हम जो पढ़ रहे हैं स्पीसीज के बारे में, तो ये अर्थ में टोटल कितना स्पीसीज है, ठीक है। देख लो, अर्थ में मिलियंस ऑफ स्पीसीज हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, है मिलियंस में तो डिस्कवरी हो चुके हैं, लेकिन और भी मिलियन स्पीसीज है, ठीक है। सारे को तो अभी डिस्कवर नहीं किया जा सका है, ठीक है। अगर मान लो अब जो ओशन है, ओशन के एकदम डीप सी में, डीप सी के अंदर क्या है किसको पता है, किसी को पता नहीं। जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, मेरीन बायोलॉजिस्ट उनको कहते हैं शायद, मुझे ठीक से पता नहीं उस डिपार्टमेंट के बारे में, शायद उनको मैंने सुना था, उनको मेरीन बायोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसका जो आलादा स्टडीज़ होता है, ठीक है। तो छोड़ोगे, वो रिसर्च करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं लगा है, ठीक है, पता लगेगा धीरे धीरे। तो जो IUCN है 2004, ये जो ईयर है याद रखना, IUCN 2004, तो ये जो है इनके अकॉर्डिंग ग्रेटर देन यानी कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज अभी अर्थ पर है, ठीक है। ये हम किया है, मैंने अप्रोक्सीमेटली कहते हैं हम, अनुमान लगाते हैं ये कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज अर्थ पर प्रेजेंट है, लेकिन सारे को अभी डिस्कवर नहीं किया गया है, ठीक है। सारे को अभी डिस्कवर नहीं किया गया है, लेकिन IUCN जो है ये एक अंदाज ये जो है लगाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट जो होते हैं उनका कहना है
कि 20 to 50 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से कुछ ही डिस्कवर सिर्फ हुए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जो एक्यूरेट है, सबसे जो एक्यूरेट माना जाता है, हम भी मानते हैं, रॉबर्ट में नाम का जो एक इंसान था, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या बोला था, 7 मिलियन स्पीसीज अभी अर्थ पर प्रेजेंट है, ठीक है। उनमें से सिर्फ 20% ही हमने 22% के आसपास हमने सिर्फ डिस्कवर की है, और बाकी डिस्कवर होना अभी बाकी है, ठीक है। चलो, ये जो रॉबर्ट मे का जो केस है याद रखना, ठीक है। अब जितना भी अभी तक जितना भी पाया गया है, जितना भी है, उनमें से 70%, मोर देन 70% स्पीसीज क्या है, एनिमल्स है। मान लो 100 स्पीसीज पाया गया है, ठीक है अर्थ में है, ठीक है। 100 स्पीसीज, 100 स्पीसीज अर्थ में है। रुक जाओ, एक पेज लेकर मैं समझाता हूँ, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मान लो अर्थ में 100 स्पीसीज है, ठीक है, 100 स्पीसीज है। कहना क्या है, इन 100 में से ग्रेटर देन 77 स्पीसीज आर क्या है, सॉरी 70 स्पीसीज था ना, गलती हो गया, 70 स्पीसीज क्या है, एनिमल्स है। और लेस देन और इक्वल 22 जो है स्पीसीज क्या है, प्लांट है। क्या है, प्लांट है। यानी कि 100 स्पीसीज के अंदर ग्रेटर देन 70 स्पीसीज एनिमल है, लेस देन 22 स्पीसीज प्लांट है, ठीक है। छोड़ो ना इसे, आप यही मान लो कि 70 स्पीसीज जो है वो 100 के अंदर 70 एनिमल है, 22 प्लांट है, ठीक है। साफ साफ मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है, मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि प्लांट से एनिमल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो 70% है, ये जो 70% जो है, आप देख रहे हो, ये जो 70% जो है, ये जो 70% जो है, ये जो 70% है, ये 70% का 70%, ये जो 70% है, इसका 70%, इसका 70% कितना होगा, कितना होगा, 70 इंटू 70 बाई 100, 49। माने मीन्स क्या है, ये 70 के अंदर 49 स्पीसीज जो है ये इंसेक्ट है। समझ में आया, 100 स्पीसीज के अंदर 70 स्पीसीज एनिमल्स थे, और ये 70 पीसेस के अंदर 49 स्पीसीज इंसेक्ट है, ठीक है। 70 स्पीसीज के अंदर 49 स्पीसीज इंसेक्ट है, ठीक है। टोटल ये क्या था, एनिमल प्लस प्लांट मिलाकर 100 थे मान लो, ठीक है, और भी कुछ शायद था। उसका ये 100 का 70 स्पीसीज सिर्फ एनिमल है, और ये 70 स्पीसीज का भी 70% यानी कि 49% इंसेक्ट है। अब समझ में आ चुका है सर, इसका 70%, टोटल स्पीसीज का 70% एनिमल है, और टोटल एनिमल का जितना है उसका 70% भी इंसेक्ट है, ठीक है। ये सिर्फ याद रखो, मोटा मोटा ये याद रखो, एनिमल्स के केस में जो भी पूछे सारा कुछ 70% होगा, ठीक है। और प्लांट के केस में पूछे लेस देन 22%। एनिमल्स के केस में इंसेक्ट का बारे में कितना परसेंट इंसेक्ट होता है या कितना परसेंट एनिमल स्पीसीज होता है, कुछ भी पूछे मोर देन 70% या 70%, ठीक है। सिर्फ साफ साफ ये याद रखो, हटाओ ये सब, ठीक है। चलो, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स इन द प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट। अब समझ में आया, हर 10 एनिमल्स के अंदर 7 आर इंसेक्ट, 7 इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, 7 इंसेक्ट होते हैं। अब तो शायद समझ आ ही चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, अब शायद समझ आ चुका होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ, ये क्या है भाई, ये फंगी होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ फंगी स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कॉम्बाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ फिश। जो फंगी का जो स्पीसीज है ना, वो ज़्यादा है किससे, फिश, जो मछली जो है उनका, मछली का जो हर एक बहुत तरीके की मछली होते, हर एक तरह की मछली का एक अलग अलग स्पीसीज है, उन सारे स्पीसीज को जोड़कर भी फंगी का स्पीसीज और ज़्यादा है, ठीक है। ये लाइन जो है सिर्फ याद रख लेना, ये वीवीआई इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा गलत कर देगा, लेस देन कर देगा, ग्रेटर देन कर देगा, या फिर फंगी के जगह फिश लिख देगा, फिश के जगह फंगी लिख देगा,
तो ऐसा अगर हुआ तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। इसीलिए VBI लिख दिया मैंने, अच्छे से लाइन को रट लेना, ठीक है। Conventional taxonomy methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not cultured under laboratory condition. पहले तो स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट का रीजन ये दूसरा लाइन है। जो कॉन्वेंशनल टैक्सोनॉमी मेथड है उसके अंदर आइडेंटिफाइंग नहीं किया जा सकता माइक्रोबियल स्पीसीज को। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उनको कल्चर ही तो लेबोरेटरी में आप नहीं कर सकते, लेबोरेटरी कंडीशन में उनको कल्चर ही नहीं कर सकते, तो काउंट कैसे करोगे, ठीक है। इसीलिए जो वर्ल्ड का जो टोटल लैंड है, मान लो 100%, ऑब्वियसली 100 टोटल 100 ही होगा, 100% लैंड है और उस 100% के अंदर सिर्फ 2.4% लैंड इंडिया का है, ठीक है। मान लो वर्ल्ड का टोटल लैंड का है 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। 100 स्क्वायर फीट टोटल लैंड है, रुक जाओ, ये 100 स्क्वायर फीट टोटल लैंड है। इसके अंदर, इस टोटल लैंड के अंदर 2.4 स्क्वायर फीट सिर्फ इंडिया का है। समझ में आया? 100 स्क्वायर फीट का टोटल वर्ल्ड का जो लैंड है उसका जो है एरिया है, उसके अंदर सिर्फ 2.4% या 2.4 स्क्वायर फीट सिर्फ इंडिया का है। समझ में आया? चलो, और उनका उसका जो ग्लोबल स्पीसीज शेयरिंग है कितना, ग्लोबल स्पीसीज शेयरिंग कितना है उसका 8.1%। देख रहे हो, एरिया से 2.4% है लैंड का वर्ल्ड के तुलना में, कंपैरिजन में। लेकिन जो जो क्या है, अरे क्या है यार, स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो क्या है 8.1% टोटल वर्ल्ड का। देख सकते हो, करीब करीब 9% तो नहीं बोल सकते, इसको हम 8% ही कहेंगे, ठीक है। सिर्फ 8% याद रख लेना, क्योंकि इतना जो एक्यूरेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ आप याद रखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखकर आपको पता चल जाएगा कि 8.1 होगा, ठीक है। टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। कितना? 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। कौन कौन है थोड़ा जान लो, ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, याद नहीं रखना है इसे। ब्राज़ील है, कोलंबिया है, मेक्सिको है, ये तीनों याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर में सजा दिया है। ये तीनों याद रखना होगा। और यहाँ पर 8 पोजीशन में इंडिया है, ये 8 पोजीशन में इंडिया आता है, इसको याद रखना होगा। पहले टॉप में आता है ब्राज़ील, सेकेंड पोजीशन में आता है कोलंबिया, थर्ड पोजीशन में आता है मेक्सिको और 8 पोजीशन में आता है इंडिया, ठीक है। और बाकी को सब आप पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि इंडोनेशिया है, पेरू है, मलेशिया है, इक्वाडोर है, इंडिया है, जारिया है, चाइना है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, इसको हम कहते हैं, ठीक है। चलो, according to May's global estimate, only 22% of the total species have been recorded so far. रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितना स्पीसीज टोटल अर्थ में प्रेजेंट है? 7 मिलियन। उसका सिर्फ 22% अभी तक डिस्कवर हुआ है, मैंने बोला था, और बाकी 78% अभी डिस्कवर होना बाकी है। सोच सकते हो। इन केस ऑफ इंडिया 1 lakh plant species and 3 lakh animal species yet to be discovered and described. अभी ये वेटिंग लिस्ट पे है। 1 lakh plant species and 3 lakh animal species अभी वेटिंग लिस्ट पे है। कब वो लोग डिस्कवर होंगे? अभी डिस्कवर ही नहीं हुए वो लोग, ठीक है। आप कैसे याद रखना? आप डायरेक्ट अगर याद रख पाए 1 लाख प्लांट स्पीसीज, 3 लाख एनिमल स्पीसीज, वेल एंड गुड। अगर आप ऐसे याद नहीं रख पाते हो तब कैसे याद करोगे? एक को सब प्लांट को पकड़ लेना, याद रखना कि 1 लाख प्लांट स्पीसीज अभी डिस्कवर होने के लिए वेट कर रहे हैं, और उसका जो है 3 गुना एनिमल स्पीसीज अभी वेट कर रहे हैं। याद रखना इजी होगा उससे भी, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, या फिर अगर नॉर्मली अगर आप याद रख पाए तो
सबसे अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो है ना पूरा चैप्टर ही डाटा बेस्ड है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा कुछ कौन सा चीज़ याद नहीं रखना है, ठीक है, वो चीज़ मत याद रखना, सिर्फ पढ़ लेना उसको। चलो अभी जो है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न्स क्या क्या है। जनरली जो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज करता है एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, वेरी फ्यू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किस चीज़ में नहीं होता, हर जगह एक्सेप्शन होता है, उनको छोड़ दो, एक्सेप्शन को छोड़ दो, फ्यू एक्सेप्शन है, ठीक है, उनको छोड़ दो। लेकिन जब इक्वेटर से अब जब पोल्स की तरफ जाओगे तो जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाएगा। अब पोल्स में इतना ज़्यादा ठंडी है, ठंडा कोल्ड है वहाँ पर, तो वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा कैसे रह पाएगा, ठीक है। मैक्सिमम स्पीसीज तो वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम स्पीसीज वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे पोल्स पे। ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस है, जितना हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे उतना जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। ट्रॉपिक्स, ये याद रखना, लैटिट्यूडनल रेंज बोला है, लैटिट्यूडनल रेंज बोला है, हालांकि इन चीज़ों से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। ये जो टॉपिक में अभी ये जो टॉपिक लाइन में बताऊंगा, इसके बाद में जो मैं कुछ चार्ट पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, अभी तक नहीं आया है। मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, उनको सिर्फ रीडिंग मार लेना और उनका जो थ्योरी है थ्योरी थोड़ा सा समझ लेना है, उनको याद नहीं रखना, ठीक है। जो लैटिट्यूडनल रेंज है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज, ठीक है। लैटिट्यूडनल रेंज यहाँ पर ज़्यादा स्पीसीज है टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरियाज से, ठीक है। ये जो मैंने पूरा जो मैंने यहाँ पर जो चार्ट आप ये देख रहे हो, ठीक है, इन चार्ट से 35 इयर्स में आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और पूछेगा भी नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं पूछा गया है और पूछेगा भी नहीं, ठीक है। चलो सारा जो यहाँ पर टोटल जो है 4 कंट्री के बारे में बात किया गया है एनसीईआरटी में। कौन कौन कंट्री है वो कंट्री है कोलंबिया है, न्यूयॉर्क कंट्री नहीं, कुछ कुछ शहर भी है, छोड़ो 3 जगह के बारे में बात किया गया है, कोलंबिया है, न्यूयॉर्क है, ग्रीनलैंड है एंड इंडिया है, ठीक है। तो जो कोलंबिया है, कोलंबिया में 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं। न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ है 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं। ग्रीनलैंड में जो 71 डिग्री नॉर्थ है उसमें 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं। और इंडिया में जो है ट्रॉपिक्स रीजन में 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। याद क्या करना है, याद यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ याद करना है जो कि मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। याद क्या करना है, सबसे ज़्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे, पहले देखने को मिलेंगे कोलंबिया में, कितना 1400। उसके बाद कहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसके बाद देखने को मिलेंगे इंडिया में 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। उसके बाद कहाँ पर देखने को मिलेंगे, न्यूयॉर्क में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगे स्पीसीज ऑफ बर्ड्स 105। और उसके बाद सबसे कम कहाँ पर मिलेंगे, ग्रीनलैंड में देखने को मिलेंगे। ये जो सीक्वेंस है सिर्फ आपको ये सीक्वेंस अब याद रख लेना, सबसे ज़्यादा कोलंबिया में बर्ड्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद न्यूयॉर्क में, उसके बाद ग्रीनलैंड में। कितना कितना है यहाँ पर देखने को मिलता है, एकदम इजी है, 1400, 1200, 105 एंड 56, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसे याद रख लेना है। ये जो है ये चीज़ आपको याद नहीं रखना, नंबर्स आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ जो ये सीरीज़ है ये सीरीज़ याद रख लेना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं कि इंडिया में न्यूयॉर्क से
ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो फिर करेक्ट है। अगर बोल दिया कि ग्रीनलैंड में न्यूयॉर्क से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा, ग्रीनलैंड में कम देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा। और ये यहाँ से कभी भी कितना स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं, ये नंबर्स कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, आप लिख कर ले लो, कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो सबसे ज़्यादा लार्जली ट्रॉपिकल है, ऑब्वियसली साउथ अमेरिका में है। ये जगह का नाम याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साउथ अमेरिका में है। और ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ यहाँ पर ही है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पीसीज का नेम्स लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना नंबर्स ऑफ स्पीसीज है वो लिखा है, ठीक है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी ज़रूरत नहीं है। कभी भी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का ही है, लेकिन नीट में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अब लिख कर ले लो, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी सिर्फ जान लो, ठीक है, जान लो। याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने कॉपी में लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं लिख कर लाया हूँ, ठीक है। मैं भी ये याद नहीं कर पाता हूँ, मुझे भी पता हो गया, मुझे भी ये याद नहीं है, ठीक है, सिर्फ पढ़ा दे रहा हूँ। प्लांट्स जो है 40,000 पाए जाते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। स्पीसीज के नंबर स्पीसीज, फिश 3,000 स्पीसीज का मछली पाया जाता है। बर्ड्स कितना मिलते हैं 1,300 स्पीसीज का। मैमल्स मिलते हैं 427। एम्फीबियंस मिलते भी है 427। रेप्टाइल्स मिलते हैं 378। इन्वर्टिब्रेट्स मिलते हैं 1,25,000, ठीक है। याद करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना, किससे कम किससे ज़्यादा पाए जाएंगे, कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉपी में लिखना भी मत, इसे बता दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, ठीक है। ये जो है ये ऐसे प्रीवियस ईयर में ये जो 4 टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। अमेज़न जो है वो 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, टोटल अर्थ का 20%, एटमॉस्फेयर में जितना जो ऑक्सीजन है उसका 20% अमेज़न रेन फॉरेस्ट अकेला प्रोड्यूस करता है, ठीक है, समझिए। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट, इसीलिए उसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। अगर आपको फ्रेश नोट्स चाहिए तो ये फ्रेश नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो एक बात और आता है क्वेश्चन, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर द ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको पता ही होगा जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों क्यों दूसरे जगह से सिर्फ वहाँ पर ही क्यों सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं, ठीक है। उसका कुछ रीजन्स है और वो रीजन्स है ये 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 ये, ठीक है। ये 4 रीजन्स है। क्या है, पहले तो देखो उसका जो इन्वायरमेंट है वो कम सीजनल है, हर वक्त बारिश ही होती रहती है वहाँ पर, गर्मी ठंडी उतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बारिश का मौसम वहाँ पर रहता है, ठीक है, मेनली। और क्या है, उसका जो इन्वायरमेंट जो रिलेटिवली जो है वो कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अभी बारिश होगी कि अभी नहीं होगी, ठीक है, हम कुछ कुछ प्रेडिक्ट कर पाओगे, तो प्रेडिक्टेबल है और कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है फिर 2-4 दिन के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर गर्मी पड़ी भी तो थोड़ी सी होगी, फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसका जो सोलर एनर्जी जो है ना, उसका जो कंट्रीब्यूट्स है प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ पर होल ईयर अगर बारिश होती रहेगी कहाँ पर कहीं जगह, तो वहाँ पर तो पेड़ बहुत सारे होंगे, अगर पेड़ बहुत सारे होंगे तो सोलर एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा ट्रैप होगा, अगर सोलर एनर्जी ज़्यादा ट्रैप होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होगा, और प्रोडक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो स्टेबल होगा, ठीक है। और क्या है, और जो वहाँ पर है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। आप मान लो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है उसके अंदर जाके क्या आप कुछ करोगे, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर आप जाना चाहोगे क्या, अब मुझे बताओ ये सिर्फ,
अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या आप जाना चाहोगे? नहीं जाओगे। कभी भी नहीं जाना चाहोगे, किसी भी सिचुएशन में कभी भी नहीं जाना चाहोगे उसके अंदर। वहाँ पर उसके अंदर रेन फॉरेस्ट के अंदर कोई भी नहीं जाना चाहता। इसीलिए क्या है, वो स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाता। अगर मान लो कोई लकड़ी टूट कर गिर गया, कि कोई पेड़ टूट कर गिर गया, तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा, उसे कोई उठा कर लेकर नहीं जाएगा, वो वहीं पर गिरा रहा पड़ गया वहाँ पर, उसे कोई फिर उठा कर नहीं ले जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो अभी पढ़ लो। जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स जो है have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. समझिए, बता दिया मैंने। और क्या है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर लेस सीजनल तो होते हैं, हर वक्त रेनफॉल ही होती रहती है। ठीक है, और जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है वो रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल होता है, और देयर इज ए मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। समझ गए? एक सेकेंड, सॉरी चलो, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ। ठीक है, पहले ग्राफ तो देख लो। ग्राफ ये है, ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, रुक जाओ, ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, इधर क्या है, इधर एरिया है, और इधर क्या है, इधर है स्पीसीज रिचनेस। ठीक, जब ऐसे कर्व होगा उसका मतलब क्या है, इक्वेशन तब क्या है, एस इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, एस इक्वल्स टू सी ए टू द पावर जेड लिखा भी है। ठीक है, एस इक्वल्स टू सी ए टू द पावर जेड। अगर आप लॉगरिदम में अगर करोगे तो क्या होगा, लॉग एस, ये देखो, लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ठीक है, पावर नीचे आ जाता है, जेड लॉग ए। ठीक है, अब कौन क्या है, जो एस है वो है स्पीसीज रिचनेस, जो एस है वो है स्पीसीज रिचनेस, जो ए है वो एरिया है, जो जेड है वो स्लोप ऑफ लाइन है, और जो सी है वो इंटरसेप्ट है, यानी जिसे हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, जो सी है वो सी जो है वो इंटरसेप्ट है, और जो जेड है उसे हम स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। हाँ, बता दिया मैंने। ठीक है, चलो, किसने दिया था, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। सिर्फ आप अलेक्जेंडर याद रखना। ठीक है, अलेक्जेंडर मेनली यही आता है, लेकिन अगर फुल नेम अगर आ गया तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक, साउथ अफ्रीका के जंगल में ये हुआ था। क्या, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। अब जितना जंगल के अंदर बाहर से आप जितना जंगल के अंदर जाओगे उतना ज़्यादा स्पीसीज बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप जंगल के और अंदर चले जाते हो, लेकिन फिर भी जो है स्पीसीज सब बढ़ता नहीं, वही एक ही स्पीसीज का आपको एनिमल्स, आपको पेड़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उन्होंने यही बताया था, बट ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट। इसका मतलब क्या, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट। जो स्पीसीज रिचनेस है वो एरिया के बढ़ने के साथ साथ वो भी बढ़ता था, लेकिन एक लिमिट तक। कौन सा लिमिट, वही मैंने बताया, जब आप बाहर से जंगल के अंदर जाओगे तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब जंगल के आप और अंदर चले जाओगे, लेकिन फिर भी जो है रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस और नहीं बढ़ेगा, एक ही तरीके के पेड़ पौधे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे फिर। ठीक है, यही बात है। और जो क्या है, जो लॉगरिदमिक जो रिलेशन स्केल है उसमें जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, ये देख रहे हो स्ट्रेट लाइन, देख रहे हो स्ट्रेट लाइन होता है लॉगरिदमिक स्केल में, ये याद रखना होगा। ठीक है, ये सारा कुछ तो मैंने बता दिया। चलो, अब जो वैल्यू ऑफ जेड क्या था, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, उसका जो वैल्यू है वो तीनों तरीके के वैल्यू एनसीईआरटी में दिया है, कब कौन सा वैल्यू होगा। ठीक, 0.1 से 0.2, 1.15, 0.6 से 1.2। ठीक,
0.1 से 0.2 कब होगा, किस किस केस में हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिया है, जब आपको नीट में अगर क्वेश्चन यहाँ से आया, z के वैल्यू से क्वेश्चन आया, तो फिर वैल्यू दिया रहेगा, पूछ लेगा कौन केस में ये वैल्यू होगा, या फिर कोई भी एक केस दे देगा और पूछ लेगा इस केस में z का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। वैल्यू देकर केस पूछ सकता है और केस देकर वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। फॉर ये 0.1 से 0.2 कब होगा, फॉर प्लांट्स ऑफ इन ब्रिटेन मान लो, बार्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलासेस इन न्यूयॉर्क स्टेट, इन केस के बारे में जब डिस्कशन होगा तब z का वैल्यू 0.1 से 0.2 होगा। 1.15 कब होगा, फॉर फैगोवरस बार्ड्स, जो कि फ्रूट ईटिंग बार्ड्स होते हैं, ठीक है, एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। समझ में आया, चलो। 0.6 से 1.2 कब होगा, इफ़ यू एनालिसिस द स्पीसीज रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरी लार्ज एरियाज लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट्स, तब 0.6 से 1.2 होगा, ठीक है, जब आप लार्ज कॉन्टिनेंट्स के बारे में जब आप डिस्कशन करोगे तब, ठीक है। 40 मिनट्स होने जा रहा है, मेरा 45 मिनट्स के अंदर ख़त्म करने का आज का ये गोल था, क्योंकि इजी चैप्टर है। मेन पार्ट जो है वो आज हो गया, ठीक है, आज हो जाएगा। कल से बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, कैसे होता है, थोड़ा स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि लॉस एक्सटिंक्ट हो चुका है और उसको कैसे लॉस होने से बचाया जा सकता है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। The importance of species diversity to the ecosystem, कोई भी इकोसिस्टम का स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस तो भाई बहुत है। व्हाट इज एग्जैक्टली स्टेबल फॉर ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है, ओके, मैंने थोड़ा गलत पढ़ा। व्हाट इज एग्जैक्टली स्टेबिलिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी का स्टेबिलिटी कहने का क्या मतलब है, ठीक है। देखो, वो जो है प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करेगा। मान लो आज प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम था, कल प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हो गया, फिर बहुत ही कम हो गया, ऐसा शो नहीं करेगा। लगभग उसका जो है प्रोडक्टिविटी का जो मास ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो लगभग सेम रहेगा, ठीक है, लगभग सेम रहेगा। और जो है वो रेजिस्टेंट होगा, कोई भी डिस्टर्बेंस से वो खुद को रेजिस्ट करने का उसके अंदर पावर होगा, तो फिर उसको हम स्टेबल कहेंगे, ठीक है, स्टेबल कम्युनिटी। और जितना ज़्यादा स्पीसीज रहेगा, जितना ज़्यादा स्पीसीज कोई भी कम्युनिटी के अंदर जितना ज़्यादा स्पीसीज होगा वो कम्युनिटी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा स्पीसीज होगा कोई भी बायोडाइवर्सिटी में, वो इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी जो भी कहो उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है। और जो है उसको एलियन स्पीसीज से उसको रेजिस्टेंट होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो एलियन स्पीसीज से खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो पढ़ लो क्या है, ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलेंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंस, वो नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, कोई भी डिस्टर्बेंस से वो खुद को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। और इट ऑल्सो मस्ट बी रेजिस्टेंट टू किससे, इन्वेंशंस ऑफ एलियन स्पीसीज से, इन्वेंशन ऑफ एलियन स्पीसीज से उसको रेजिस्ट होना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, एक ये जो है क्वेश्चन एक बार ही नीट में यहाँ से आया है, ठीक है, एक बार ही नीट में यहाँ से क्वेश्चन आया है, डेविड टालीमैन, इसमें कुछ है नहीं, ये जो है ये सारा जो यहाँ पर लिखा है ये सारे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये लाइंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको सिर्फ बोलेगा कि कौन से साइंटिस्ट ने ये चीज़ बताया था, ठीक है, वो डेविड टालीमैन, ठीक है, सिर्फ याद रख लेना, डेविड टालीमैन्स इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, डेविड टिलमैन, सॉरी आई एम सो सॉरी, पता नहीं मैं ये इसे क्यों टालीमैन कहता हूँ मैं, टिलमैन्स, डेविड टिलमैन्स इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट।
असल में बात क्या है, मेरा हिंदी बोलने का आदत मेरा नहीं है, मैं तो बंगाली हूँ, पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो होता क्या है, मैं बंगाली बोलता हूँ, मेरे अंदर बंगाली आता है, लेकिन बोलने तो मुझे हिंदी पड़ता है, तो जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है सेंटेंस बोलने में, ठीक है, और प्रोनाउंस करने में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ बंगाली, बोल रहा हूँ हिंदी, और पढ़ रहा हूँ इंग्लिश, ठीक है, तीनों एक साथ, तीनों लैंग्वेज एक साथ, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है जी सर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, लेकिन मेरा नोट्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ये आपको लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया था कि प्लॉट्स विथ मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा स्पीसीज होगा, मैंने पहले ही बताया था, कोई भी डाइवर्सिटी में जितना ज़्यादा स्पीसीज होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा जो टोटल बायोमास है वो कांस्टेंट उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उसमें वेरिएशन शो नहीं होगा। लिंक हो रहा है ना बायोलॉजिकल कम्युनिटी का स्टेबिलिटी से, टॉपिक से, ये जो डेविड टीलमैन्स इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट है, टॉपिक रिलेट हो रहा है। तो एक दूसरे से चीज़ों को रिलेट करना सीखो, नहीं तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है, आपके दिमाग के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। और इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, बायोमास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पेज में, रिवीट प्रॉपर हाइपोथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, याद रखना है इसे। साइंटिस्ट का नेम तो गलती से भी मत भूलना, पाउल क्या है पता नहीं, सर पाउल एरिक, नहीं एरिक तो नहीं, पता नहीं क्या है। इन्होंने क्या कहा था, कुछ बताया था। हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, मान लो अगर कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो भी गए, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो भी गए, तो फिर क्या उससे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी में? उसे एक प्लेन के तौर पर समझो, मान लो कोई एक प्लेन है, ठीक है, कोई एक एरोप्लेन है, ठीक, क्या है, जो एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे रिविट्स होते हैं, रिविट जिससे जुड़ा रहता है सारा कुछ एक दूसरे से, ठीक है, रिविट, रिविट तो पता ही होगा। तो क्या है, मान लो आप एरोप्लेन के अंदर कुछ कुछ रिबिट अगर आप खोल लिए हो, ठीक है, कुछ कुछ रिबिट आपने खोल लिया, तो प्लेन के ऊपर क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट, उतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट शायद पड़ेगा भी नहीं, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर मान लो अगर आपने प्लेन के अंदर बहुत सारे रिबिट खोल लिए, बहुत सारे, लगभग हर रिबिट आपने खोल लिया, तब क्या होगा? कांपने लगेगा, जो एरोप्लेन हो कांपने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो है आपने सारा कुछ खोल लिया, उसके अंदर से सब रिबिट आपने खोल लिया, तो फिर प्लेन चलेगा कैसे, उड़ेगा कैसे? तो गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो एक केस तो ये गया, लेकिन अगर क्या होता है, अगर थोड़े थोड़े रिबिट अगर आप एरोप्लेन से खोल भी लेते हो, थोड़े खोल लेते हो, मान लो तो 10-20-100 रिबिट आपने खोल लिया प्लेन के अंदर, तो भी उतना ज़्यादा इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये हुआ, जो विंग्स है एरोप्लेन का, जो विंग्स है, अगर आप उससे अगर रिबिट खोल लिए, तब क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। अगर विंग्स ही नहीं रहेंगे तो फिर आप उड़ोगे कैसे? गिर जाओगे। अंदर का रिबिट रहे व ना रहे, अगर विंग्स का रिबिट अगर सही से लगा नहीं होगा ना, तब गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा प्लेन का। सोचे ये चीज़ है, मतलब क्या है, अगर कोई एक डाइवर्सिटी है, ठीक है, अगर उससे आप कुछ कुछ अगर आप थोड़े अगर स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो भी जा रहे हैं, तो भी कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा लेकिन कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो कीस्टोन स्पीसीज है, कीस्टोन स्पीसीज किसे कहते हैं? जो स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसके साथ साथ और बहुत स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मान लो कोई एक स्पीसीज है, वो एक्सटिंक्ट हो गया, उसके ऊपर 2-4-5 और स्पीसीज जो है डिपेंडेंट थे, ये एक्सटिंक्ट हो गया तो वो 5 स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मतलब एक के साथ 5 फ्री, एक एक्सटिंक्ट होगा
तो वहाँ से और 5 स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उन स्पीसीज को कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं, जिसके ऊपर और भी बहुत सारे स्पीसीज डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर कीस्टोन स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो अगर मान लो अगर हर एक कीस्टोन स्पीसीज के ऊपर अगर 3 स्पीसीज और डिपेंडेंट थे, और मान लो अगर 3 कीस्टोन स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो गए, तो ये तीनों तो एक्सटिंक्ट हुए, उनके साथ और 9 स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, टोटल 12 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने रिलेट करके एरोप्लेन के मॉडल के साथ रिलेट करके चीज़ बताया था। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन कुछ नहीं आता, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन तो यही आता है कि रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन आया तो ये आएगा, एरोप्लेन को किसके साथ रिलेट किया गया था? इकोसिस्टम के साथ। रिविट ऑफ होल एरोप्लेन के अंदर जो रिविट है उनको किसके साथ रिलेट किया गया था? स्पीसीज के साथ। और जो रिविट्स ऑफ विंग्स जो कि मेन है, उनको किसके साथ रिलेट किया गया था? कीस्टोन स्पीसीज के साथ, या फिर सिर्फ की स्पीसीज के साथ। समझिए। और की स्पीसीज क्या है? मेजर इकोसिस्टम ऑफ फंक्शन, उनके ऊपर बहुत सारे और भी स्पीसीज जो है डिपेंड करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। अगर वो एक्सटेंट हो गया ना, तो बाकी भी एक्सटेंट हो जाएंगे। उनको किसके साथ रिलेट किया गया था? रिबिट ऑफ विंग्स के जो रिबिट है उनके साथ, सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, उनके साथ रिलेट किया गया था, ठीक है। चलो दूसरे पेज में चलते हैं। क्या? तो हमारा जो है यहीं पर सारा ख़त्म होता है आज का कार्यक्रम। 45 मिनट्स है क्या? जितना 45 मिनट्स के अंदर ख़त्म करने का मेरा इरादा था, लेकिन 46 मिनट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हो गया, कल ये ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। कल ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, सही सही सब कुछ चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा ख़त्म कल। और अगर आपको ये जो है नोट्स अगर आपको चाहिए तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं अपना सारा जो नोट्स है, फ्रेश नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स, फ्रेश नोट्स और कुछ कुछ चीज़ें एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, मैं वहाँ पर अपलोड मैं करता रहता हूँ, ठीक है। करता रहता हूँ क्या, एक्सटर्नल जो भी आपको टाइम टू टाइम आपको ज़रूरत पड़ता है वो सारी चीज़ मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ। और जो नोट्स है, ये जो क्लास अपलोड होगा, अभी अपलोड होने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको मेरे जो है वो ये नोट्स मिल जाएंगे फ्रेश, ठीक है। कोई भी यहाँ पर ये दाग नहीं रहेगा, ठीक है, फ्रेश आपको मिल जाएंगे। तो चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो बाय।